अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे। अगेन पूरे वीक के अंदर न्यू माइलस्टोन का अचीव होना, 95,000 के लेवल को टच करना और फाइनली 100K की तरफ हम कह सकते हैं कि बढ़ना मार्केट के लिए बहुत खुशाइन बात है। मार्केट के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं पॉजिटिव जोन है, बुल रन है और एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन दी सेंटिमेंट्स डेली बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मज़ीद भी बात करेंगे। साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से बात करें या इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट यही टारगेट्स हैं, चाहे हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखें या डिफरेंट अगर हम बिजनेस कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव लें तो उनका यही रुझान है कि आने वाले दिनों में मार्केट के नंबर्स हों या इकोनॉमिक रिवाइवल हो, इकोनॉमिक सिचुएशन हो, इसकी बेटरमेंट के लिए चलना है। साथ साथ अगर हम आज प्राइस अर्निंग मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें तो पाकिस्तान की प्राइस अर्निंग मल्टीपल 5.2 पे दिखाई देती है। इट मीन्स कि इस पूरे रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव, सबसे ज़्यादा चीप नंबर्स पाकिस्तान की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के आते हैं। इसका मतलब है ये पाकिस्तान की मार्केट जो है वो ओपन साइड पे है तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तमाम लोकल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आएँ हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और अपने पर्क्स को एंजॉय करें। आप हमारे स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 5.2 करंटली जो एक हम कह सकते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे कम हांगकांग की दिखाई देती है, वो भी पाकिस्तान से डबल द पॉइंट ज़्यादा है, यानी 9.9 है। इट मीन्स के और हमारे नेबरहुड में देखें तो 20.6 एंड डिफरेंट जो एक नंबर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स के पूरे रीजन या पर्क्स की बात करें और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक हम कह सकते हैं कि ग्रोथ साइड देखें तो अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिखाई देती है। सो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट प्राइस अर्निंग मल्टीपल एंड मार्केट के पर्क्स। और अगर हम थोड़ा सा बैंकिंग स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें, इंटरेस्ट रेट में कमी देखी गई, साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो डाउनवर्ड पुश हुआ और ओवरऑल सेंटिमेंट्स इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं कि मार्केट उसको इन्फ्लुएंस कर रही है और हम डेली बेसिस पे इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है मलिक शाहिद सलीम साहब ने। आप बिजनेसमैन भी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। नईम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद फरीद आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। मैं चाहती हूं कि पहले मार्केट अपडेट्स देखते चले हमारे जो स्क्रीन्स पर हैं, फिर उसके बाद मैं फरीद आलम साहब से ही सबसे पहले मैं टेक लेना चाहूँगी क्योंकि मार्केट इज़ गोइंग थ्रू इन अ सेलिब्रेशन मोड। सो लेट्स हैव अ लुक कि मार्केट के आज क्या डिटेल्स हाईलाइट्स हैं। लेट्स सी जी। आज की मार्केट में 94,191.89 पे मार्केट ओपन हुई। हायर साइड पे मार्केट गई 95,278। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 95,000 भी हमने फाइनली देख ही लिया। ये देखने के लिए काफ़ी वेट भी किया है। लोअर वॉज 94,724.33 एंड फाइनली क्लोजर 94,763.64, यानी कि 571.75 का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया। अच्छा, आज के दिन की एक खुसूसियत ये है कि 95,000 का इस वीक के अंदर भी डिफरेंट माइलस्टोन अचीव हुए, लेकिन इंट्राडे हाई में आज 95,000 फाइनली हमने एक टच भी कर लिया। सो दिस इज़ द गुड साइन। साथ साथ इस पूरे वीक के अंदर एक बुल रन एक्टिविटी रही है। मैं फरीद आलम साहब से पूछना चाहूँगी। फरीद आलम साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप ही थे शायद जिन्होंने कहा कि 100K पे मार्केट टच करेगी, और उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे या उस वक्त हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मार्केट के इतने नंबर्स हायर साइड पे जा सकते हैं। मुझे याद है जब मार्केट 55,000 पे ट्रेड कर रही थी। सो व्हाट्स योर टेक राइट नाउ कि जो मार्केट के नंबर्स, सेंटिमेंट्स और ये एक अट्रैक्टिवनेस इन द रीजन देखी जा रही है, कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नताशा। हम लोग और आप, स्टेट टीवी और बाकी लोग भी जब ऑप्टिमिस्टिक हुए पाकिस्तान के इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो पे, तो अल्लाह का शुक्र है, सो फार गोइंग हैज़ बीन ग्रेट। और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि और बेहतरी आएगी। और आपने अच्छा अपनी इंट्रोडक्शन में बताई बहुत सारी बातें। अब हमारे जो नाजरीन हैं वो खासे चीज़ों को फॉलो करते हैं एंड वो रीजनल कंपैरिजन एंड दिस एंड दैट सारा कुछ करते हैं और करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। सो मैं तो स्टार्ट लूँगा उस बात से कि अभी 1 लाख वाला जो एक सिंगे मील है उसको अबूर करना है।
और उसके बाद हमने इंशाल्लाह 1.5 लाख की तरफ जाना है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सारे ऑप्टिमिस्टिक व्यू बनाने में आई वो इन्फ्लेशन का कम होना, इंटरेस्ट रेट का कम होना, और इस चीज़ को मैं सीमेंट अपनी इस बात को इस तरह से करूँगा कि जो पैसा जिस तरह सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स केटर करते हैं और देखते हैं, वो फिक्स्ड इनकम में और इक्विटी दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, और ग्रेजुअली जब वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे तो नेचुरली उनका शिफ्ट हो गया ओवर 92% ऑफ देयर पोर्टफोलियो साइज इनटू फिक्स्ड इनकम। अब ग्रेजुअली बहुत स्लो तरीके से वापस तो आ रहे हैं वो, बट स्टेडी आ रहे हैं। उनको थोड़ा और ज़्यादा तेज़ आना चाहिए था हमारे हिसाब से, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर प्रोफेशनल एंड दे हैव द ऑल द डाटा इन देयर हैंड्स, जिससे वो हमसे ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग की एक्सपेक्टेशन उनसे होती है। इस बात को अब देखें कि एक कैलेंडर ईयर टू डेट का नंबर मैं आपको देता हूं और एक फिस्कल ईयर टू डेट देता हूं। तो कैलेंडर ईयर टू डेट तो म्यूचुअल फंड के अंदर आज आप हमारे शो में जी नहीं, एक मैं ये पहले बात कर लूं कि क्या पैसा म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में लगाया है। तो जो नंबर्स हैं वो ये है कि 117 मिलियन डॉलर आया है वापस कैलेंडर ईयर टू डेट में। 120 टोटल आया है कैलेंडर ईयर टू डेट में, और उसमें से 117 आया है फिस्कल ईयर, यानी जुलाई टू आज की तारीख नवंबर में आया है 117, और पूरे 11 महीने में आया है 120। तो आप ये देखें, इस बात को मैं इसलिए की वैल्यू ज्यादा है, राइट? या हाँ, जब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट एक्चुअली कम हुआ तो फिर स्विचिंग उनकी इक्विटीज की तरफ शुरू हुई। आई वुड हैव इमेजिन्ड एंड एक्सपेक्टेड ऑफ देम कि वो पहले आ जाते, लेकिन ये वाला नंबर इट इज एब्सोल्युटली एवरीबॉडीज डोमेन। ये नंबर चेक करें कि 120 मिलियन डॉलर है जनवरी से नवंबर की 14 तारीख तक, और जो जुलाई से आज की तारीख तक है वो 117 है। सो मैं व्हाट आई एम एम्प्लॉइंग एंड ट्राइंग टू से इज कि इन लोगों ने भी टेल विंड को जब इनको यानी भांप लिया था, बट दे आर टेकिंग दैट स्वीट टाइम इन कमिंग बैक टू द इक्विटी मार्केट। जो पैसा जिस तरह वो कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो इक्विटी की जो एज एन एसेट क्लास यू आई एंड नोबडी कैन डिनाई इट। हाँ, जब अवामिल ऐसे थे, जब लोगों को बहुत सुकून से बैठ के सरकार घरों में 20-20% दे रही थी ट्रेजरी बिल के अंदर, तो ऑब्वियसली पीपल ये तो देखिए, ये उनका भी कसूर नहीं था ना, वो भी रिस्क फ्री काम करना चाह रहे थे और ये अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल थी। फरीद साहब, बहुत सारी बातें होंगी यकीनन। मैं शाहिद साहब से पूछती चलूँ। शाहिद साहब, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे देखते हैं? आपने मार्केट का ओवरव्यू लिया, एक सेलिब्रेशन दिखाई दिया। अब इकोनॉमी के अंदर हम ये दिन या ये वक्त कब विटनेस करेंगे कि फाइनली हमारे पास एफडीआई के नंबर्स, या फाइनली हमारे पास जो इकोनॉमिक रिवाइवल के या फिस्कल डिसिप्लिन के नंबर्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दें? थैंक यू वेरी मच जी, इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। इकॉनमी में भी जी बहुत जल्द मेरा ख्याल है कि वो दिन आने वाले हैं, बिकॉज हमारी इकॉनमी जो है वो राइट ट्रैक पे चल पड़ी है। स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन पिछले दिन से वो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके और हाईएस्ट नंबर्स पे जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। राइस की अगर बात करें तो अब उन्होंने ये प्लान किया है कि हम एक साल में 2 क्रॉप्स लेंगे, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम कुछ जो चीज़ें कुछ र्यूमर्स मार्केट में आई थी वो भी अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं कि मिनी बजट आ रहा है। IMF को गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दे दी है कि जी एक हमारी जो ऑयल की एक पेमेंट $5 अरब जो है सऊदीया से, वो डेफर्ड में चली जाएगी। एट द सेम टाइम चाइना के MX बैंक के साथ हमारा रोल ओवर सेटलमेंट हो गई है। और तो ये चीज़ें जो थी, ये पॉजिटिविटी आई है और IMF को हमने एक वर्ड दे दिया है, उसकी वजह से हमारी जो मार्केट फाइनली वी आर नॉट फॉलोइंग द डिक्टेशन ऑफ IMF। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। एंड वी आर गिविंग देम द सिग्नल्स कि जी नाउ वी आर ट्राइंग कि हम अपने पाँव में दोबारा खड़ा होने जा रहे हैं। और यही वो चीज़ होती है कि जो कि आपके लोकल इन्वेस्टर को और फॉरेन इन्वेस्टर को
एक कॉन्फिडेंस देते हैं, और जब वो कॉन्फिडेंस देते हैं तो ऑफ कोर्स इकॉनमी जो है आपकी सही तरफ चल पड़ती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को मज़ीद बढ़ाना है, ताकि जो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं ये इनके तो अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स पे भी जाना है, और लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए यही है कि हमारा ज़्यादा से डॉलर आए, हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि अनटैप्ड सेक्टर्स हैं उसमें भी आईटी सेक्टर पे अक्सर हम बात करते रहते हैं, और जो हमारा एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है अब उसे हमने बढ़ाना होगा। जब उसको हम बढ़ाएंगे तो हमारा डॉलर सस्टेन करेगा, और एट द सेम टाइम हमें अब इंपोर्ट के सब्सिट्यूट्स पे भी बड़ा फोकसली काम करना होगा। और इंपोर्ट का सब्सिट्यूट का एक ही हल होता है कि हम अपने एसएमईज़ को और कॉटन इंडस्ट्री को जब प्रमोट करते हैं तो एसएमईज़ आपको असल में इंपोर्ट का सब्सिट्यूट दे रहे होते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ भी जब आप इंपोर्ट करना रोक देते हैं और यहीं पे आप अपनी बनानी शुरू कर देते हैं, तो एसएमईज़ को जितना प्रमोट करते हैं तो एक्चुअली यू आर नॉट, अगर आपका डॉलर आ नहीं रहा तो डॉलर खर्च होने से आपकी जो डॉलर की लिक्विडिटी है, डॉलर का ड्रेन है वो रुकता है, तो फिर आपकी इकॉनमी मज़ीद तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं नईम साहब से पूछना चाहती हूँ। नईम सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि डॉलर लाना है अपने मुल्क के अंदर, यही आइडिया है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे शाहिद साहब ने कहा कि नीड ऑफ द आवर है, क्या तैयारियां हैं हमारी, और किस किस्म के जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए गए उस वक्त बड़े एक हम कह सकते हैं कि मुश्किल का सामना था। 22% हमने इंटरेस्ट रेट का सामना किया, जो फरीद साहब ने भी अभी जिस चीज़ का इंडिकेशन दिया। तो अब क्या लगता है आपको, क्या तैयारी है हमारी, और जिस किस्म का एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है तो इससे क्या फैसिलिटीज़ या क्या पर्क्स जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो एंजॉय करने वाली है? देखिए, जब मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा था तो उसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि बिज़नेस जो है वो फ्लरिश नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्री को बहुत मुश्किलात आ रही थी और इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही थी। अब जैसे फ्री साहब भी बात कर रहे थे, अब मार्कअप कम हुए हैं, तो जब मार्कअप बढ़ता है ना तो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, सुकड़ जाती है, लोग बैंकों में पैसा रख देते हैं, इजी मनी होती है, वो कहते हैं कि हमें 20-22% तक बैंकों ने दिया, तो डेट वाज अ वेरी सेफ हेवन कि आप आराम से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह मार्कअप कम होते हैं तो फिर आप देखें कि इकॉनमी का पहिया चलना शुरू होता है, सर्कल शुरू होता है, लोग काम को ढूंढते हैं, मार्केटों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट में आप देखें लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है, और अभी भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी गुंजाइश है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। अभी पर 1000 2.2 पीपल हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे रेशो 25 to 30 तक जाती है। तो क्या अवेयरनेस नहीं है, या वो अपना पैसा भी चाहिए ना? अवेयरनेस तो है, अवेयरनेस भी, मार्केटिंग की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, और लोगों को प्रॉपर्ली इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब आपने जैसे बात की कि पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर। माशाल्लाह द गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो IMF का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हुआ है, पैसा आया है, IMF ने हम पे कॉन्फिडेंस किया है। जब IMF आप पे कॉन्फिडेंस करता है तो आपके जो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपके जो दूसरे पीयर्स हैं, वो भी आप पे उतना ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो IMF है डेट इज़ अ गेट वे फॉर इन्वेस्टमेंट, वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। अब माशाल्लाह वी आर हैविंग ए वेरी, आज आखिरी दिन था, बड़ी अच्छी नेगोशिएशंस हुई हैं। आपने देखा होगा कि हम एक बहुत दरीना IMF का मुतालबा था कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं। अब गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर से एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अब दूसरी जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है। जैसे अभी सहीम साहब भी बात कर रहे थे कि अभी 6.25% हमने ग्रोथ की। हमारी तमाम फसल, चाहे वो चावल है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो मेज प्रोडक्ट्स है, चाहे वो गंदम, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन। एंड ऑलवेज मैंने आपको कहा है कि हमारे पास इतना बड़ा सेक्टर है कल्टीवेशन के लिए कि मेरा ख्याल है कि हम अगर सही यहाँ पे अपना फसलें लगाएं और सही प्रोडक्ट लगाएं तो हम पूरी मिडिल ईस्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। इसीलिए SIFC का जो ग्रीन इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारा मुल्क ज़रूरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने वाला लीडिंग कंट्री बन जाएगा। इतना डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन है, यानी कि पहले इन्फ्लेशन हमारा 36.4% था, अब वो कम आगे एक सिंगल डिजिट या 10% के आगे पीछे चल रहा है। अब ये भी बड़ी
एक खुश आइंद बात है कि आपके मुल्क का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डाउन हो रहा है। फिर आपका फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही है कि हमारा प्राइमरी सरप्लस 1.5% ऑफ जीडीपी हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू ग्रोथ हमारी 29.3% इन टैक्स कलेक्शन में है और हमारी जो 90.7% इन नॉन टैक्स रेवेन्यू में है। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा देखें तो IMF की सपोर्ट में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, जीडीपी ग्रोथ जो है ना वो हमारी इस फिस्कल ईयर में 2.1% फर्दर ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम FDI जो है वो 39.1% जो है ना वो अप्रैल 2024 में इंक्रीज़ हुई है। तो अगर हम इस सारे सेक्टर को कंबाइंड करें और अगर जो ब्लॉकचेन सिस्टम है पर्टिकुलरली टॉप से नीचे तक कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखिए ना वो बेहतर हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उस वक्त बेहतर होती है जब सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो भी परफॉर्म करना शुरू कर दे और SME जो है वो हमारी सपोर्ट इंडस्ट्री है फॉर आवर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, और वही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारा रेवेन्यू फॉरेन जो रेवेन्यू है वो भी बचा सकती है। हम लोकली अगर असेंबलिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि डिलीशन प्रोग्राम हमने कई साल पहले मल्टीपल ऑटो कंपनी से किया लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट जो है उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमारे बिजनेसमैन को भी ये अप्रोच रखनी चाहिए कि लेट्स लिव इन पाकिस्तान विद मेड इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है और इसी के ऊपर मेड इन पाकिस्तान के ऊपर चलना चाहिए। फरीद आलम साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर और ख़ासकर जो इकॉनमी की ऑनगोइंग सिनेरियोज हैं, लाइक अगर हम बात करें कि जो भी अभी IMF की कंडीशनैलिटीज़ से थोड़ा सा हट के हम काम हो रहा है क्योंकि IMF का कॉन्फिडेंस हम ले चुके हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको किस कदर जो एक हम कह सकते हैं कि एक जर्नी पूरी गुजारी है और स्ट्रगलिंग पीरियड गुजारा है और उसके बाद ये दिन देखना नसीब हुए? जी बिल्कुल वजह फरमाया, और मैं स्टार्ट करूंगा जहां सदीकी साहब ने बात की कि पाकिस्तान में क्वार्टरली सरप्लस जो 1.7 ट्रिलियन का आया, उससे आई एम श्योर कि जो IMF के साथ SIFC के साथ भी जो मुज़ाकरात हुए या इससे पहले जब इन्होंने प्रोविंसेस को साथ बिठा के जो एक मामला हल किया था, फिस्कल पैक्ट जो साइन वाइन किया था, आई थिंक हमारे नंबर्स में अब थोड़ी जान पैदा हुई है। तो IMF के साथ अब नेगोशिएट करने में भी पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको दिक्कत कम का सामना है इस दफ़ा, अनलाइक द पास्ट यस्टर ईयर्स। जो इशू सरहदिस्त आप मार्केट से रिलेटेड बात कर लेता हूँ, तो हर दिन जिस तरह आजकल एक आपको पता है कि फूड सेक्टर के अंदर पैस्चराइज्ड मिल्क के ऊपर GST लग गया था। तो जब ये बात आई कि ये जो कॉमनर्स और अमीर गरीब सारे पैस्चराइज्ड मिल्क यूज़ करते हैं और इसका इंसिडेंस सबको ख़राब करेगा और इस एडॉप्शन की तरफ जाने में मुश्किल होगी, तो ये रिपोर्ट आई प्रेस में कि इसके ऊपर GST शायद हटा दिया जाए। वो डिस्कशन आई तो उसका इम्पैक्ट देखें, हमारी मार्केट खासी रिजिलियंट है हर चीज़ को रिएक्ट करने में। तो आज फूड सेक्टर की वो कंपनी है जिसका ताल्लुक इस न्यूज़ फ्लो से था, वो सुबह ही उसके अंदर लोगों ने बाइंग की और वो अपर कैप पे चली गई। इसी तरह जो अब डीरेगुलेशन की बात हो रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एक तो 2 प्रोडक्ट्स हमारी सिर्फ रहें जो कि जिनको अब डीरेगुलेट करना है। तो अभी जो डीरेगुलेशन होगी जब OMC प्रोडक्ट्स की, तो उसका इम्पैक्ट, और इसी तरह जब हमारे यहाँ नई से नई, अल्लाह का शुक्र है, छोटी या बड़ी डिस्कवरीज होती जा रही हैं, तो इसका इम्पैक्ट हर आए दिन हफ्ते में 1-2 छोटी डिस्कवरीज हो जाती हैं जिसका OGDC PPL पे इम्पैक्ट आता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो अच्छी स्टेट ओन्ड लिस्टेड कंपनी है जिस तरह OGDCL है, PPL है, PSO है, ये नाम नहीं लेंगे लेकिन यू आर वेरी राइट कि बहुत अच्छे शेयर्स उनके दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ही बात हो रही है। तो हम ये रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर फरीद आलम साहब से ही इसका इनपुट पूछते हैं। लेट्स हैव अ लुक।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये मुल्क में सरमायाकारी, माली इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए एक बड़ा जरिया फराहम करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है, जिससे सरमायाकारों को मुनाफा कमाने और मईशत में पैसा गर्दिश करने का मौका मिलता है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई और 94,000 पॉइंट्स की सतह उबूर की, जो कि एक तारीखी संगे मील है। इस मुस्बत कारकर्दगी की वजूहात में आलमी इक्तिसादी बहाली, पाकिस्तानी मईशत में सरमायाकारी में इजाफे और शरह सूद में कमी शामिल है। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और ऑटोमोबाइल जैसे शोबे सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान बैरून मुल्क से तरसीलात में भी 24% इजाफा हुआ, जो मुल्क के मजमूई मुआशी इस्तेहकाम की तरफ इशारा करता है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने की बड़ी वजह स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में कमी और IMF की सपोर्ट के बाद पॉलिसीज में इस्तेहकाम रहा है। इन तमाम अवामिल के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ने सरमायाकारों के लिए एक मजबूत मार्केट का मंजरनामा पेश किया है, जिससे आने वाले दिनों में मजीद तरक्की की तवक्को की जा रही है। फरीद साहब, बिल्कुल मैं इसी रिपोर्ट के ऊपर आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी ये एक सवाल है कि अवेयरनेस क्रिएट नहीं की जाती, क्या रीज़न है? स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स खासकर लोकल्स हैं, उनकी तादाद कब बढ़ेगी, अगर हम थोड़ा अपने नेबरहुड से कंपैरिजन करें तो? बिल्कुल सही है। मैं पहले उसको कंप्लीट कर लूं। जब मैं स्टेट ओन्ड लिस्टेड कंपनीज का जिक्र कर रहा था, तो मैं पॉइंट ऑफ जो पेश करना चाह रहा हूं वो है रिसीवेबल का, सर्कुलर डेट की रिडक्शन का सुनना और होना। अब ये जो लिस्टेड कंपनी हैं जिनकी एनालिस्ट ब्रीफिंग हो या इनके जब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इनकी 100% से ज़्यादा रिकवरी हो रही है। तो लोग मेरे से कभी बात कर रहे थे, उसने कहा कि फरीद साहब आप थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, 100% से ज़्यादा रिकवरी कैसे हो सकती है? तो मैंने उनको बताया, फिर उसके बाद आपकी कॉल आ गई, तो उनको समझा रहा था कि सर 100 क्या 200-300% भी हो सकती है। तो उन्होंने पूछा कि वो कैसे? तो मैंने कहा अगर आपने 100 रुपए का माल आज बेचा है और आपको पैसे मिलते थे इन द यस्टर ईयर्स 30 या 40 रुपए, अब आप 100 का माल बेच रहे हैं, ये 100 के 100 पूरे मिल रहे हैं और जो पुराना आपका उधार था उसके भी पैसे वापस आ रहे हैं। तो PSO में भी, OGDC में भी और PPL में भी जो रिसीवेबल की रिडक्शन है वो 100% से बियॉन्ड हो रही है। और हम तो हमारी AKD रिसर्च और बाकी रिसर्च वाले लोग पहले ये बातें बता रहे थे, लेकिन लोगों ने एतबार किया ये नंबर्स देखने के बाद। जो आपने अच्छी रिपोर्ट बनाई और अच्छी सबमिट की, मैं उसके ऊपर तो आपको सिर्फ कंग्रेचुलेट कर सकता हूं। मैं आता हूं असल पॉइंट की तरफ कि ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर क्लास जो है, ये इसके अंदर बढ़ना, देखें कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड द डेट मार्केट। तो अभी अल्लाह का ये बड़ा करम है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इजारा सकूक, जो इस्लामिक इजारा सकूक है, वो ट्रेड होना शुरू हो गए पिछला तकरीबन अब तो ओवर 8 to 10 मंथ्स हो गए। तो मुझे लगता है कि इस साइड से हमारे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जल्दी बढ़ेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ जो सरमायाकार हैं वो रिस्क एवर्स ज़्यादा हैं और ये इस्लामिक भी है, फिक्स्ड इनकम भी है। हाँ, अब इंटरेस्ट रेट अभी कम हो रहे हैं तो इक्विटी की तरफ जा रहे हैं, बट कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ द इक्विटी पोर्शन एंड द फिक्स्ड इनकम पोर्शन। तो इनवेरिएबली जो बैंकर्स देंगे अपनी इंटरमीडिएशन कॉस्ट को मिन्हा करके डिपॉजिटर्स को, उससे बहुत बेहतर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया फरीद साहब। मैं शाहिद साहब से पूछना चाहती हूँ। शाहिद साहब, एक तरफ हमारी स्टॉक मार्केट के नंबर्स यकीनन अच्छे जा रहे हैं और फरीद साहब की और हमारी एक्साइटमेंट देख के आज आप समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर आज क्या क्या हैपनिंग्स हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इकॉनमी का जो आपने जिक्र किया कि किसी ना किसी तरीके से डॉलर आने चाहिए, तो क्या सजेशंस हैं आपकी? इंडस्ट्रीज़ का चलना इज़ नेसेसरी, खासकर जब इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, या फिर आप समझते हैं जो आज के ही नंबर्स आपने और हमने दोनों ने देखे 6.2 आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो का घटना वो ज़रूरी है? क्या चीज़ है जो अभी फिल फॉर होनी चाहिए और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो एक बेटर पार्ट प्ले कर सकती है? अगर आप मुझे इजाज़त दें, इस पे बात करने से पहले मैं सिर्फ एक जुमला जो है, अभी जो हमारी कैपिटल मार्केट की अवेयरनेस की बात हो रही थी, मैं उसमें अर्ज़ करना चाहूँगा कि वैसे पर्सनल कैपेसिटी में आप हम सब एज अ कॉम हम तो कोशिश कर रहे होते हैं कि अवेयरनेस दें और
हमारे दोस्त अहबाब जो कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाके अवेयरनेस के सेशंस भी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि हम HEC को बोलें कि आप इसको जो स्पेशली जो बिजनेस के Curriculum, स्टूडेंट्स हैं हाँ। करिकुलम में अगर ऐड कर दें। चलें ठीक है, आप बिल्कुल ही अगर सब्जेक्ट के तौर पे ऐड नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आप जिस तरह आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले हमने क्लासेस में कंप्यूटर का क्लास एक शुरू की थी, Academically, एकेडमिकली right, शुरू बिल्कुल, किया था, इसी बिल्कुल। तरह अगर हम कैपिटल को भी पढ़ाना शुरू कर दें और पॉइंट टेकन सर, पॉइंट जी, टेकन, ठीक, बिल्कुल। ठीक। ये आप सवाल का जवाब जी दीजिएगा। ठीक जी। अब आगे के डॉलर्स की बात, तो जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था प्रोग्राम के शुरू में कि सबसे पहले तो हमें 3-4 चीज़ों को हमें पैरेलल लेके चलना होगा। ऑफ कोर्स हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम हमें इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स लेके आने हैं। ये नहीं कि हमारा डॉलर आ रहा है, पानी की एक बाल्टी है, ऊपर से पानी आ रहा है, उसके नीचे सुराख है और साथ ही वो पानी बह जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नथिंग इन द बास्केट। तो जब हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो एट द सेम टाइम हमें इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स भी क्योंकि आज तक हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर नहीं कर पाए। सके, यही तो हमारा गैप है। इस गैप को कवर करना ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी हमें पाकिस्तान में ज़रूर लेके आनी है। उसके बाद जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर जब टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ऑफ कोर्स जॉब क्रिएशन होगी। एट द सेम टाइम हमें वॉर फुटिंग पे अपनी HR जो है वो एक्सपोर्ट भी करनी है। हमारे पास IT इस वक्त एक ऐसी रेडी क्रॉप है कि जो हमारा HR भी जो 60% यूथ की हम बात करते हैं वो हम दूसरे मुल्कों में कर क्योंकि सकते ऑलरेडी हैं। हम रेमिटेंसेस से बहुत अच्छा और कमा रहे हैं, हैं। राइट, जी हाँ, राइट। और जब ये हमारे एम्बेसडर्स जाएंगे, हमारे जब ये बच्चे दूसरे मुल्कों में जाएंगे, तो ऑफ कोर्स डॉलर तो भेजेंगे ही सही, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए फिर टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। इनको वहाँ से आइडियाज़ मिलते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती हैं कि हमें पाकिस्तान जाके वापस इन्वेस्ट करना है और वहाँ से एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करके इन्वेस्टर को भी लेके आते हैं। एट द सेम टाइम जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया और नईम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट का रिवाइवल बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमारी 3-4 जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल वो तो हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अब उसमें भी टेक्नोलॉजी में जिद्दत लेके आनी है। हमें अपने फार्मर को और हमारे एक्सपोर्टर का, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर को लिंकअप करना है दूसरे मुल्कों के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अगर उसमें फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, या उज़्बेकिस्तान अच्छा कर रहा है, या अफ्रीका अच्छा कर रहा है, या सूडान किसी चीज़ में अच्छा कर रहा है, तो हमें उनके साथ टेक्नोलॉजीज़ में भी लिंकअप करना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हम उनको एक टारगेट देते जाएँ कि हमें इतनी वीट की प्रोडक्शन करनी है या इतनी राइस की प्रोडक्शन करनी है, लेकिन हमें उनको टेक्नोलॉजी भी ला कर देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो मैं क्लाइमेट के हवाले से पूछते चलूँ। COP29 अभी आपने रिसेंटली देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विजिट भी किया और ये जारी है, बिल्कुल 12 दिन की कॉन्फ्रेंस है। क्या लगता है जो क्लाइमेट चेंज है उसने भी बड़ा इम्पैक्ट किया? एक तरफ हम अपनी पूरी कहते हैं ना आबोताब के साथ ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है SIFC के थ्रू इसको बिल्डअप करने की, रेवोल्यूशनाइज करने की या इस पर फोकस करने की ज़रूरत पेश हो रही है, और साथ साथ GCC कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी की डिमांड वो हम फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसमें अगर मौसम चेंज होकर कोई डैमेज या कोई डिज़ास्टर्स सिचुएशन कर देता है, तो ये बड़ा एक, मैं चाहती हूँ कि एक लाइन आप सिर्फ क्लाइमेट के हवाले से भी बोलें। जी हाँ जी, क्लाइमेट के हवाले से और स्पेशली इन्वायरमेंट के हवाले से हमें ये भी है कि अगर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट पे हम तवज्जो नहीं देंगे, एट द सेम पैरेलल हमें उस पर पूरा का पूरा कमांड होनी चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री और ऑफ कोर्स द सिटीजन को सबको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और जिस तरह हमारा फ्लड का डिज़ास्टर डिपार्टमेंट है, इसी तरह हमारा क्लाइमेट चेंज पे भी हमें अब प्राइवेट सेक्टर में उसको लेके आना चाहिए कि जो चीज़ भी हम कर रहे हैं उस क्लाइमेट को मद्देनज़र रख के, वेदर कंडीशंस, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स को भी रख के करना होगा। बिल्कुल। चले, मैं नईम सिद्दीकी साहब से पूछती हूँ। नईम साहब, शाहिद साहब ने बड़ा सही बताया कि हमारे पास जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि हमारी हाफ ऑफ, हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट की हाफ ऑफ एक्सपोर्ट्स है, और ये अगर 60 बिलियन लेट से अगर इंपोर्ट होती है $60 बिलियन, तो यहाँ पे 30 बिलियन भी बड़ी मुश्किल से एक टग ऑफ वॉर होती है और फिर जाके कंपाइल होती है। रेमिटेंसेस भी अगर मिल जाते हैं फिर जाके हम शायद इसको कर पाते हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद $70 बिलियन इंपोर्ट है। सो नईम साहब, प्लीज़ ये कोई एक ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसी सजेशन जो कि इस दोनों चीज़ों को ब्रिज कर सके और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कम कर सके। देखें, किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वायरमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो SME सेक्टर है वो कितना ट्रेंड है, कितना इक्विप्ड है,
उसमें कितनी R&D हो रही है। आपके पास यहाँ बहुत महकमे हैं, ट्विटा है, पाकिस्तान सॉफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड वाले हैं, और भी बहुत से महकमे हैं जो कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो, लेकिन अमली तौर पे वो इकदाम नहीं हो रहे। देखिए 25 करोड़ की हमारी आबादी है, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, जो भी बात हो रही थी, वही क्लाइमेट चेंज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जब गए थे बाकू में, तो कहा $6 ट्रिलियन चाहिए दुनिया को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। कोई छोटी अमाउंट की बात नहीं हो रही, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। अब हमें पाकिस्तान को पर्टिकुलरली इसका बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि हमारा इतने $बिलियन का पानी ज़ाया होता है कि हमारी एक्सपोर्ट और हमारा जो डायस्पोरा की पेमेंट जो पाकिस्तान आती है, दोनों मिलाएं तब भी उससे ज़्यादा अमाउंट का हम साल में पानी ज़ाया कर देते हैं। हमें वाटर मैनेजमेंट की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाटर स्कैर्सिटी जो है ना, फ्यूचर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। हमारा बेतहाशा पानी जो है वो बह जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों के इतनी बारिश होती है तो ड्रेन करना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों, और दूसरी बात जो आपने कही कि हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे, बड़ी ही मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इन दोनों को एक शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए। दोनों तरफ से लोग एज ए मिनिस्ट्रियल पावर पे बैठे हो और वो बैठ के गवर्नमेंट को बताएं। देखिए टैक्स जो है ना, गवर्नमेंट टैक्स को अपना रेवेन्यू समझती है। टैक्स इज डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी, इट्स नॉट अ रेवेन्यू। तो आप इकोनॉमी का पहिया घुमाएं, जो आदमी 1000-2000 मुलाजमतें दे सकता है दुनिया में, जहाँ जहाँ अमन कायम है वहाँ इसलिए कायम है कि लोगों को रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिले हुए हैं। अब हमारे जो लोग इतने बाहर जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब उसको देखें। सर ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है आज। रेमिटेंसेस के नंबर्स देख के तो आप ब्रेन ड्रेन की बात ना करें। नहीं अच्छी बात है, लेकिन यही हम अगर अपने मुल्क में भी इसकी डेवलपमेंट कर लें तो फ्यूचर में हम 100 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम पिछले 20 साल से एक्सपोर्ट में वो परफॉर्म नहीं कर सके एज़ कम्पेयर टू आवर नेबरिंग कंट्री। उसमें कहता हूँ मैं, बिजनेस कम्युनिटी भी इक्वली जिम्मेदार है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर की भी इनिशिएटिव चाहिए। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एट द मोमेंट हमें ये ज़रूरत है। हम उन मुल्कों में जाएं, जैसे आपने GCC की बात की, ये एग्रीकल्चर भी तो एक्सपोर्ट है ना। आप अफ्रीका की बात करें, आप लैटिन अमेरिका की बात करें, आप वैल्यू एडिशन किस किस चीज़ में कर सकते हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। मेड इन पाकिस्तान जाए चीज़ें, ना कि आपकी चीज़ें जो दूसरे मुल्क यहाँ से लेके वहाँ से अपना नाम लगा के एक्सपोर्ट कर दें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको कंसोलिडेटेड इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। अगर हम ये कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम बांग्लादेश या वियतनाम या किसी भी मुल्क के मुकाबले में हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें। बिल्कुल सही। नईम साहब, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, कमोडिटीज़ की बात हो रही है, तो कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन कमोडिटी अपडेट्स। आपकी स्क्रीन पर आप ये नंबर्स देख सकते हैं। 2,71,500 रुपीज़ गोल्ड की पर तोला प्राइस इन द लोकल मार्केट। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,32,770 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट परोस $2,567.11। ऑयल WTI per barrel $67.94। ऑयल ब्रेंट क्रूड per barrel $71.76। जी, आपने ये नंबर्स देखे हैं। गोल्ड की प्राइसेस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनली डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे लिए अगर थोड़ा सा यही डाउनवर्ड ट्रेंड रहा तो हमारी इकॉनमी के लिए बड़ी एक सकून दे या एक विन विन सिचुएशन होगी। मैं फ़रीद आलम साहब से पूछती हूँ। फ़रीद आलम साहब, एक वर्ड यूज़ किया यहाँ नईम सिद्दीकी साहब ने, ब्रेन ड्रेन का, तो एटलीस्ट रेमिटेंसेस के नंबर्स देखकर हम इस चीज़ को वाजे कर सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन तो नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर यहाँ मिले या ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिले तो क्या बुराई है। और दूसरा ये कि हमारा आइडिया ये है कि पाकिस्तान में थ्रू रेमिटेंसेस अपने मुल्क के लिए सर्व करना या फिर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाना ज़रूरी है। और दूसरा जो इंटरनेशनली चेंज ओवर आया है, थोड़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं इंटरनेशनल, तो आप चाहें तो एक इस पूरे वीक का रिव्यू भी दे सकते हैं। इट्स COP29 वो भी जारी है। जी शुक्रिया। 3-4 पॉइंट्स आ गए। मैं 2 बातें ज़रूर करूँगा, बाकी जितना टाइम अवेलेबल होगा उसके हिसाब से देख लेंगे। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो नंबर्स दिए शुरू में, कि आपने बताया कि हमारी
5.2 के मल्टीपल पे मार्केट चल रही है, तो वो हिस्टोरिकल है। जो फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 4.6 है, और वो हमारी एकेडी रिसर्च भी और बाकी भी और ब्लूमबर्ग भी यही कहती है। एक और बात आपने अभी जो की सिद्दीकी साहब ने, कि वो एक्सपोर्ट, असल में जो ट्रेंड स्किल्ड लेबर भी आपकी बहुत शानदार एक्सपोर्टेबल चीज है, और इसमें हमें कोई इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए इंटरनली भी। बट आई पर्सनली फील के जो अगर हम स्किल्ड ट्रेंड लेबर को बाहर भेजें तो इट विल, ये ब्लू कॉलर, अच्छा ये जो हम लोग भेज रहे हैं, ज्यादा लोग जा रहे हैं, ये दोज हु आर फाइंडिंग इट इजियर टू माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, वो प्रोफेशनल ज्यादा जा रहे हैं, यानी इंजीनियर्स डॉक्टर्स के ऊपर वो सब्सिडी पे जब पढ़ते हैं और चले जाते हैं बाहर, तो फिर जाहिर है दिल जरा दुखता है। थर्ड पॉइंट आपने खुद ही बताया अपने चार्ट में अभी कि द गुड न्यूज इज के इंटरनेशनली ऑयल अभी $70 पर बैरल के करीब करीब चल रहा है, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर अस। जो अभी बहुत सारे लोग हमसे जो परेशान होते हैं, नाराज होते हैं कि मेरे पास इस तरह मेरी कंपनी में लोगों ने 1.5 बिलियन रुपए के अकाउंट खोल दिए, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, वो करेक्शन के इंतजार में बैठे हुए हैं पिछले 15-20 दिन से, और अल्लाह का शुक्र है करेक्शन फिलहाल तो नहीं आ रही, और अगर छोटी मोटी आए भी तो इसमें बुराई नहीं है, बट अभी मार्केट तेज है और लोगों को इस बात का इदराक करना पड़ेगा। सो अगर मेरे हाउस में इतनी बड़ी अमाउंट है तो आई एम श्योर अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो पीपल हैव डिसाइडेड टू मूव टू इक्विटीज, बट अभी उनको हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस। तो एक चीज जो फरीद साहब आपकी बिल्कुल मैं गुफ्तगू सुनती, लेकिन वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, सो अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं कि आज की जो करेंसी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं, सो उनके अपडेट्स क्या हैं, और साथ साथ जो हमारे पास एक्सचेंज रेट्स हैं, जीसीसी अपडेट्स, वो भी आज की जो है मार्केट के देखते चलते हैं। यूरोप बाइंग रही 292.83 पे बाइंग रही, जबकि सेलिंग वाज 293.36। यूके पाउंड बाइंग रही 352.14, सेलिंग वाज 352.77। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.65, सेलिंग वाज 278.15, एंड चाइनीज युआन बाइंग रही 38.73, जबकि सेलिंग वाज 38.8। नेक्स्टली जीसीसी अपडेट्स हमारे पास हैं जी ऑन स्क्रीन। सऊदी रियाल हमारे पास बाइंग रही 74.01, जबकि सेलिंग वाज 74.14। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.3, सेलिंग वाज 724.16, एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 904.36, जबकि सेलिंग वाज 905.98। ये थे आज के फॉरेक्स अपडेट्स, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं चाहती हूँ वन लाइन उनसे आंसर ले लूँ। शाहिद साहब कंक्लूजन कीजिएगा आज की जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल की डिस्कशन है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक जी। इकॉनमी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरफ चल पड़ी है। मैं दोबारा वही अर्ज़ करूँगा कि एसएमईज़ को बहुत प्रमोट करना है, और सिर्फ प्रमोट नहीं करना, हमने स्किल की तरफ जाना है। स्किल की तरफ जाएंगे, टेक्नोलॉजी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, और जब जॉब क्रिएशन होगी तो ऑफ कोर्स जो हमारे बड़े जो यहाँ एफडीआईज़ आ रहे हैं, तो प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो तब होगी कि जब हमारा वेंडर जो है वो लोकल होगा। मैक्सिमम जब हम मैन्युफैक्चरिंग हमें असेंबलर नहीं बनना, हमें मैन्युफैक्चरर बनना है, बिल्कुल। और वो जो होता है उससे डॉलर सेव होता है, डॉलर सेव होगा तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम बहुत तरक्की ज़्यादा करेंगे। इंशाल्लाह वी होप फ्यूचर बहुत अच्छा है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, एक तो ऑयल, उसकी प्राइस कम होगी, और दूसरा जो मार्कअप कम होने से 9,800 अरब रुपये गवर्नमेंट ने रखा होता है सूद की मद में, उसमें अभी तक 1,300 अरब का फ़ायदा हो चुका है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। मार्कअप कम हुआ, अगर फर्दर कम होता है तो इस तरह गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग गवर्नमेंट की कम होगी, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप। और इस तरह और भी बहुत चीज़ें हैं जिस पे आप अपनी बचत कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नईम साहब, शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फरीद साहब ने भी हमें ओवर स्काइप ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमिक रिवाइवल, और साथ साथ अगर हम बात करें कि आज जो एक वीकेंड के ऊपर सरप्राइजिंग नोट है, मार्केट की बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है, ये तेज़ी कायम रहे, ये रौनकें कायम रहें, और इसी तरह मार्केट के नंबर्स आगे बढ़ते रहें, यही हमारी दुआ है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए।